नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप सही बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मानव में पोषण। इस टॉपिक को हम लोग क्विकली अर्थात तेजी से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस टॉपिक को डील करने का मेरा जो मेथड होगा वह डायग्राम के थ्रू और कुछ नोट्स के थ्रू इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना लेट किए आज के इस लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप शब्द देखो तो एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, पोषण। और इस पोषण को हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि पोषण क्या होता है। फिर एक और बात सुन लो कि पोषण का मतलब क्या होता है। पोषण का मतलब होता है भोजन का, अर्थात पोषक तत्व का उसको ग्रहण करना। पहले ग्रहण करना मतलब उसको खाना, फिर उसको पचाना। अब इस पचाने का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब आप क्या समझोगे, 2 मिनट में हम यही टॉपिक में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इसी बात को जानेंगे, अच्छा पाचन का मतलब क्या होता है। तो भोजन को ग्रहण करना, उसको पचाना और उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, और ये पोषण किस में देखने वाले हैं, मानव में। अर्थात मानव क्या पोषक तत्व के रूप में लेता है, उसको कैसे डाइजेस्ट करता है, उस पोषक तत्वों को डाइजेस्ट कैसे करता है और इसका उपयोग कैसे करता है, बेसिकली आज इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे मानव के बारे में अगर हम बात करें तो मानव जो है यह एक, जिसे आप परपोषी, मानव एक परपोषी या इसी को हम लोग विषम पोषी भी कह देते हैं। तो मानव एक परपोषी या विषम पोषी जीव है। अब ये परपोषी या विषम पोषी जीव कहने का क्या मतलब है, तो इस टॉपिक पे पहले भी हमने बात किया है कि परपोषी या विषम पोषी वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी और जीव से प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा भोजन क्या होता है, हम किसी और एनिमल को मारकर, किसी और प्लांट को मारकर हम अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो हम परपोषी या विषम पोषी जीव के अंतर्गत आएंगे। और ये पोषण का एक और विधि होता है जो मानव में देखने को मिलता है, वह है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, और इस प्राणी संपोषण को इंग्लिश में हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये प्राणी संपोषण क्या होता है इस पे भी हम लोग बात कर लिए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताएं तो प्राणी संपोषण में बेसिकली बात समझ जाओ, हम किसी भी भोजन को अर्थात पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसको अंदर पचाते हैं, अंदर शरीर के अंदर पचाते हैं और इसको उपयोग करते हैं। ये प्राणी संपोषण का ये प्रकार है। मानव प्राणी संपोषण करता है और ये एक प्रकार का परपोषी जीव है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आपको ये बताते हैं कि मानव में पाचन होता कैसे है, और पाचन होने से पहले ये देखते हैं कि पाचन का अर्थात मतलब होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा पाचन। तो पाचन का सीधा मतलब समझिएगा, आपके सामने एक हम संरचना बनाते हैं। मान ले ये कलर ले लेते हैं हम येलो, ये आपके सामने एक संरचना बना है, ठीक। और इस संरचना को हम फील कर दिए, इस संरचना को हम फील कर दिए किससे, इस संरचना को हम फील कर दिए, ये रहा येलो कलर से, ठीक है। अब ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है, मान लो ये संरचना जो है ये हम जटिल भोजन का बनाए हैं। आराम से सुनना, जटिल भोजन क्या है ये भी बताने वाले हैं। ये संरचना जो हम बना है ये जटिल भोजन का बना है। अब पाचन क्या करता है और ये पाचन क्या प्रक्रिया है, पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें ये जटिल भोजन जो है ना, ये जटिल भोजन टूट जाता है सरल अवशोषित भोजन में। ये पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन टूटता है सरल और अवशोषित भोजन में। अब सरल अवशोषित भोजन कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना एक बार। सरल अवशोषित भोजन, सुनना ध्यान सुनना। पाचन क्या होता है, पाचन का मतलब होता है किसी भी भोजन का, और वो भोजन कैसा होना चाहिए, जटिल भोजन होना चाहिए। जैसे हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का जटिल भोजन है। और ये जटिल भोजन में जो हमारा पाचन तंत्र होता है ना, ये उसको इतना छोटे छोटे रूप में तोड़ देता है जिसमें
उसका अवशोषण हो सके। अवशोषण का मतलब होता है वह कोशिका के अंदर जा सके, वह ब्लड के अंदर जा सके, वह कोशिका के अंदर जा सके, ठीक है। तो उस रूप में टूटना इस भोजन का पाचन कहलाता है। अर्थात जटिल भोजन का सरल अवशोषण भोजन में टूटना पाचन कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जटिल भोजन का नाम बता सकते हो? एकदम बता सकते हैं। जटिल भोजन का नाम अगर हम आपको बताएं तो जटिल भोजन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, जटिल भोजन में हमारे पास प्रोटीन आ जाएगा, जटिल भोजन में हमारे पास वसा आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम आपको पोषक तत्वों का नाम बताते हैं। पहले ये बात क्लियर है, पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब होता है जटिल भोजन का सरल अवशोषित भोजन में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। मतलब जटिल भोजन इतना छोटे रूप में टूट जाता है ना कि वो कोशिका उसको पहचान ले। क्या जटिल भोजन को कोशिका पहचान पाएगा? क्या नहीं पहचान पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पाचन की क्रिया क्यों हो रही है? हम लोग खाना को डाइजेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो कमेंट में बताना ये बात। ये आपके सामने भोजन जो भी हम लोग खाते हैं, दाल खाए, मुर्गा खाए, मछली खाए, जो भी खाए, इसमें बेसिकली मुख्य रूप से ये 5 चीज पाए जाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा विटामिन और पांचवा है खनिज। हमारा पूरा का पूरा भोजन ये 5 पोषक तत्वों के मिलने से बना है। ये जो कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जटिल भोजन के समूह में आता है। ये प्रोटीन भी जटिल भोजन है, ये वसा भी जटिल भोजन है। तो फिर इस जटिल भोजन का किस में टूटना? सरल अवशोषित भोजन में टूटना। तो ये जटिल भोजन जो है, यहाँ पे हम एरो का मदद लेके, ये जो जटिल भोजन है, ये जटिल भोजन टूटेगा सरल अवशोषित भोजन में, तब ये पाचन कहलाएगा। ये जटिल भोजन टूटेगा सरल अवशोषित भोजन, ये जटिल भोजन टूटेगा सरल अवशोषित। अब देखो ये जटिल भोजन जो कार्बोहाइड्रेट दिखा रहा है, इसका जो सरलतम रूप होता है, उस सरलतम रूप को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर हमको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, तो इसका मतलब यह है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में तोड़ देना है। अगर हम बोले कि हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, उसको पचाना है, मतलब क्या करना है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में तोड़ देना है। अगर आपको प्रोटीन को पचाना है तो फिर प्रोटीन को आपको एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ देना है। अगर प्रोटीन आपका एमिनो एसिड अर्थात एमिनो अम्ल के रूप में टूट जा रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ठीक। वैसे ही अगर वसा आपका पाचन हो रहा वसा का, तो ये वसा फैटी एसिड, ये वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाता है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर से जो हम लिखे हैं, ये आपके सामने जो लिखा गया है, ये बेसिकली सरल अवशोषित भोजन का नाम लिखा गया है। और आपके सामने ये जो लिखा गया है, ये जटिल भोजन का नाम लिखा गया है। अर्थात हम बोले कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटे क्या कहलाती है? ये भी पाचन कहलाता है। फैट का फैटी एसिड टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी पाचन कहलाता है। क्या ये विटामिन और मिनरल जटिल भोजन है? नहीं, ये विटामिन और मिनरल डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिलहाल। तो ये हमारे पास जटिल भोजन है, और जटिल भोजन का सरल अवशोषित भोजन में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। आइए अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है। अब इस डिफिनीशन में क्या लिखा गया है देखो, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, सबसे पहले तो ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? जिसमें जटिल भोजन, अब ये जटिल भोजन का मतलब क्या है भाई? ये जटिल भोजन का मतलब क्या है? कोई बताएगा? जटिल भोजन का बात हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन का बात कर रहे हैं, हम वसा का बात कर रहे हैं। तो ये जटिल भोजन एंजाइम की मदद से, बहुत बढ़िया बात है। अब ये एंजाइम क्या करता है सुनना। देखो अगर हम चावल को खा रहे हैं तो देखो ध्यान से सुनना, चावल को खाए तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो चबाते हैं। तो चबाना भी एक पाचन में मदद कर रहा है, एंजाइम तो काम कर रहा है। इसके साथ साथ अमाशय में एक चर्निंग मूवमेंट होता है, खाना मथाता है, ये भी पाचन काम कर रहा है, ठीक है। तो एंजाइम की मदद से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सरल अवशोषित भोजन में, सरल अवशोषित भोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया?
पाचन क्या है? तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन सरल अवशोषित भोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। मानव में इस क्रिया को करने के लिए क्या होता है? एक विशेष तंत्र विकसित होता है। मानव में इस क्रिया को करने के लिए एक विशेष तंत्र विकसित होता है जिससे मुख्य रूप से हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, और इसी पाचन तंत्र को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये पाचन तंत्र किसके और किसके मिलने से बना है? तो पाचन तंत्र में हम लोग को दो मुख्य भाग दिखाई देता है, एक नली नली वाला भाग जिसे हम लोग आहार नाल बोल देते हैं, और एक ग्लैंड ग्रंथि वाला भाग जिसे मुख्य रूप से हम लोग सहायक पाचक ग्रंथि बोल देते हैं। तो एक भाग हमारा हो गया आहार नाल, एक तो भाग हम लोग का हो गया आहार नाल, और दूसरा भाग हमको दिखाई दे गया पाचक ग्रंथि। अगर आप ग्रंथि का बात करो, यहाँ पे 2 मिनट अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। यहाँ पे एक शब्द आया ग्रंथि, ग्लैंड। तो ग्लैंड किसी भी ऑर्गन या किसी भी कोशिका को बोल सकते हो जो क्या करे, जो क्या करे, जिसके से कुछ ना कुछ रसायन या कुछ ना कुछ स्राव, जैसे तेल निकले या फिर एंजाइम निकले। तो अगर कुछ ना कुछ निकल रहा है तो वैसे अंग या वैसे कोशिका को हम लोग ग्रंथि बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। अब ये जटिल भोजन क्या है? तो जटिल भोजन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ये है जटिल भोजन। अगर सरल अवशोषित भोजन क्या है? तो सरल अवशोषित भोजन का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सरल अवशोषित भोजन। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके सामने कुछ डायग्राम दिया हुआ है, आप चाहो तो डायग्राम कहीं से बना सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ समझाने की हम कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट, ये है मुंह हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है ये मुंह है। और मुंह को जब आप खोलोगे, खोलो, तो मुंह के अंदर ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, तो खाली स्थान को बायोलॉजी की भाषा में हम लोग गुहा शब्द बोलते हैं। जहां भी खाली स्थान आपको दिखाई दे, जहां भी आपको क्या दिखाई दे, खाली स्थान दिखाई दे, तो उस खाली स्थान को बेसिकली हम लोग बोल देते हैं गुहा। क्या बोल देते हैं? गुहा। और इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं कैविटी शब्द। क्या यूज करते हैं? कैविटी। तो अगर आप मुंह को खोलो, ये मुंह एक प्रकार का ओपनिंग है बकल कैविटी का, मुख्य गुहा का। तो ये जब आप मुंह को खोलोगे तो ये खाली स्थान दिखाई देगा, और इस खाली स्थान को हम लोग बकल कैविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बकल कैविटी, मुख्य गुहा। तो जब मुख्य गुहा को देखोगे तो मुख्य गुहा में आपको कुछ संरचना दिखाई देगा। मुख्य गुहा में सबसे पहले आपको जीभ दिखाई देगा। अब ये जीभ का काम क्या होता है? जीभ भोजन को मिक्स कर देता है। किससे? सलाइवा से। भोजन को मिक्स करेगा लार से। कौन? जीभ। ठीक है, अब इस एक लार में एंजाइम पाई जाती है। जो हमारा सलाइवा है, ये क्वेश्चन बनता है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, इस सलाइवा जिसे आप लार बोल देते हो, इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम को हम लोग बोल देते हैं बेसिकली, इस एंजाइम को हम बोलते हैं सेलेब्री एमाइलेज। क्या बोलते हैं? इस एंजाइम को हम बोलते हैं सेलेब्री एमाइलेज। और इसी सेलेब्री एमाइलेज को हम लोग टाइलिन के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं पटाइलिन, लेकिन बोलते हैं टाइलिन। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई। लिखते हैं पटाइलिन, लेकिन पढ़ते हैं टाइलिन। टाइलिन किसका नाम है? सेलेब्री एमाइलेज का। ये एक प्रकार का लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, अब ये लार का स्राव कौन करता है? तो इस लार को स्राव करता है हमारा लार ग्रंथि। इस लार का स्राव करता है हमारा लार ग्रंथि। अब ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी में पाई जाती है, एक कान के नीचे, एक कान के नीचे, एक जबड़ा के नीचे, और एक जीभ के नीचे। एक कान के नीचे, एक जबड़ा के नीचे, और एक जीभ के नीचे। कान के नीचे पैरोटिड पाया जाता है। कान के नीचे, कान के नीचे जो सेलेब्री ग्लैंड पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है, वह बेसिकली उसको बोलते हैं पैरोटिड। और कभी कभी इस पैरोटिड में, कभी कभी इस पैरोटिड में वायरस के कारण संक्रमण हो जाता है, जिससे एक रोग होता है जिसे हम लोग गलसुआ रोग या इंग्लिश में मम्स बोल देते हैं। ठीक, एक होता है जबड़ा का नीचे जिसे बोलते हैं सब मैक्जिबुलर या सब मैंडिबुलर। एक होता है जीभ के नीचे, जीभ के नीचे बोलते हैं सब लिंगुअल। ये 3 जोड़ी पाया जाता है। ठीक, फिलहाल हाँ, एक और बात, ये लार ग्रंथि जो है ना,
ये मुख्य गुहा में नहीं पाया जाता है। लार ग्रंथि मुख्य गुहा के बाहर पाया जाता है। लार ग्रंथि मुख्य गुहा के बाहर पाया जाता है, लेकिन इसका स्राव स्राव अर्थात इससे जो चीज बाहर निकलता है ना, वह मुख्य गुहा के अंदर होता है। याद रखना, लार ग्रंथि जो है वह मुख्य गुहा के बाहर पाया जाता है, लेकिन इसका स्राव मुख्य गुहा के अंदर होता है। ठीक, तो मुंह में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीभ में, और दांत का क्या होता है? चबाना। चबाना, दांत का होगा चबाना। और एक पढ़ेंगे सेलेब्री ग्लैंड, क्या करेगा? लार को स्रावित करेगा। ठीक है, तब ओवरव्यू जाना है। इस लार में कौन एंजाइम? सेलेब्री एमाइलेज, पटाइलिन। आगे जब आओगे तो एक नली दिखाई देगा, और इस नली को हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? और इसी ईसोफेगस को आप लोग ग्रास नली बोल देते हो। इसी ईसोफेगस को आप लोग ग्रास नली बोलते हो। और एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि ग्रास नली या ईसोफेगस में कौन मूवमेंट देखने को मिलता है? तो याद रखना, इस ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति देखने को मिलता है। क्रमाकुंचन गति देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति। अब ये क्रमाकुंचन गति क्या होता है? 1 मिनट देना, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे समझाएं? देखो, अगर आपके सामने ये हम एक नली बना दे रहे हैं, ठीक, ये आपके सामने एक नली बना दे रहे हैं, और इस नली में अगर आप कोई गोली को डालो, ये गोली हम डाल दिए, और ऊपर से जब आप मूव करोगे तो ये वाला भाग फूल जाएगा, फिर दबाओगे तो ये वाला पार्ट फूल जाएगा, अर्थात फूलेगा सिकुड़ेगा, फूलेगा सिकुड़ेगा। इसी प्रकार की गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति कहां देखने को मिलता है? तो क्रमाकुंचन गति देखने को मिलता है हमको ग्रास नली में। अगला हमारा संरचना आ जाता है अमाशय। अमाशय का जो शेप होता है, अमाशय जब खाली की स्थिति में होगा, अमाशय जब खाली होगा, खाली, तो इसका जो शेप होता है वह जे के आकार का हो जाता है। अमाशय जब खाली होगा तो ये जे का आकार का हो जाता है। एक बात बता दे, अमाशय के अंदर अगर आपको हम बढ़िया समझाएं तो ये जो हमारा मान ले अमाशय है, तो इस अमाशय के अंदर कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग पाया जाता है। अमाशय के अंदर कुछ इस प्रकार से फोल्डिंग पाया जाता है। इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। अमाशय के अंदर के फोल्डिंग को बोल देते हैं हम लोग गैस्ट्रिक रूगे। ध्यान से सुनना, यहीं से आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंसेप्ट, यहीं से आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंसेप्ट। लेकिन अगर इस फोल्डिंग में से आप एक फोल्ड को बाहर निकाल लो, इस फोल्डिंग में से आप एक फोल्ड को बाहर निकाल लो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसके आप हिंदी बोलते हो जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड हिंदी में आप बोलते हो जठर ग्रंथि। ठीक, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक रूगे में क्या अंतर है? सुनना, ये जो आपको फोल्डिंग दिखाई दे रहा है, इस अमाशय के अंदर उपस्थित फोल्डिंग को गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक फोल्ड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल देंगे। तो देखो, ये तो फोल्डिंग है, ठीक है, इसमें से आप एक फोल्ड बाहर निकाल लो, ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब ये जठर ग्रंथि जो है ना, ये जो जठर ग्रंथि है, ये जठर ग्रंथि में एक होता है HCl, एक होता है हमारा HCl, इसके साथ इसमें एक और रिलीज होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। एक होता है प्रोरेनिन, ऐसे होता है म्यूकस, ये होता है म्यूकस। ठीक है, ऐसे ही होता है हार्मोन भी कुछ पाया जाता है, कुछ क्या पाया जाता है, और कुछ होता है हार्मोन, लिख ले, और क्या पाया जाएगा, और हम लिख देना CIF, जिसको बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बात हटा दे, आप इस पे ध्यान दो, इन चीजों पे आप ध्यान दो। ठीक है, चलो सुनो, ये जो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है, एक बात आपको बता दे, आज के बाद जब भी आप जिसके लास्ट में देख लो ओजेन, आज के बाद जिसके लास्ट में देख लो ओजेन, या पहले देख लो प्रो, लास्ट में देख ले ओजेन या फिर पहले देख लो प्रो, तो आप एक ही बात को समझोगे, ये जो एंजाइम है ये अक्रिय एंजाइम है। अगर इसके लास्ट में देख लो ओजेन, जैसे हम बोले मार्करोजेन, लास्ट में आ गया ओजेन,
इसका मतलब ये एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है। अगर हम बोले प्रो मार्कर, अर्थात ये एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो अगर ओजन आ गया, एंजाइम तो है लेकिन इनएक्टिव नेचर का है, अक्रिय नेचर का है, ठीक है। प्रो आ गया मतलब ये भी अक्रिय है, ये अभी कुछ काम करेगा नहीं। पर तो फिर इसको सक्रिय कौन करेगा? तो इसको सक्रिय करता है हमारा HCl, इसको भी सक्रिय करता है हमारा HCl। अब ये म्यूकस क्या करता है, सुनना, ये म्यूकस यहाँ पे एक लेयर बना देता है, और ये लेयर क्या करता है, ये लेयर HCl से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से प्रोटेक्ट करेगा। और HCl के साथ साथ ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम से भी प्रोटेक्ट करता है। कौन? हमारा HCl। तो ये हो गया हमारा अमाशय वाला बात, ठीक है। ऐसे ही हमारा आएगा छोटी आंत। छोटी आंत में अगर हम बात करें तो छोटी आंत में हमको दिखाई देगा ड्यूडनम, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं, जेजुनम और इलियम। सबसे ज्यादा जो पाचन होता है ना, सबसे ज्यादा पाचन होता है वो हमारा छोटी आंत वाले भाग में होता है, सबसे ज्यादा पाचन। एक बात आपको बता दे, छोटी आंत जो होता है ना, छोटी आंत, इसमें विलाई उपस्थित है, और जहां भी विलाई उपस्थित होगा वह एक काम करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। अब ये सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा? भोजन ज्यादा समय तक छोटी आंत में रुका रहेगा, और ज्यादा समय तक जब भोजन रुका रहेगा तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा। तो क्वेश्चन अगर फ्रेम हो कि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है, तो हमारे छोटी आंत में। और छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी, इसी वाले भाग में होता है। और सबसे ज्यादा अवशोषण जेजुनम वाले भाग में, जेजुनम वाले भाग में। अवशोषण भी छोटी आंत में, पाचन भी छोटी आंत में, ठीक है। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, सुनना, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। सॉरी, गलती, माफी चाहेंगे आपसे। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, सुनना, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल और केवल अवशोषण होता है। और अवशोषण किसका होता है? अवशोषण होता है वाटर का, जल का, अवशोषण होता है खनिज का, मिनरल्स का, अवशोषण होता है ड्रग्स का, दवा का। ये अवशोषण कहाँ होगा? ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है रेक्टम, मलाशय, यहाँ पे अपचित भोजन जाके रुका हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक एम था कि आपको थोड़ा देर में आपको सारी भूमिका बताया जाए। ग्लैंड वाला पार्ट को हम छोड़ रहे हैं कि एंजाइम स्रावित करेगा। अगले लेक्चर में हम लोग आपको ग्लैंड से रिलेटेड कुछ बात बताएंगे, ठीक है। ये एक बार देख लो कि आहार नाल या मुंह से, कहां से, या मुंह से मल द्वार तक फैला रहता है, ठीक है। मुंह से मल द्वार तक फैला रहता है, मतलब एक खाने का रास्ता और एक बाहर निकालने का रास्ता फैला रहता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, बढ़िया बात है। सहायक पाचक ग्रंथि में पढ़ेंगे लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, पित्ताशय जिसे गॉलब्लैडर बोलते हैं, जठर ग्रंथि जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, आंत ग्रंथि जिसे आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हो, ठीक है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे आहार की बात की, ये लंबी होती है, कुंडली होती है, नली के समान संरचना होती है, मुंह से मल द्वार फैली रहती है। इसकी लंबाई इतना होती है, बाघ यार बताओ। मुख्य गुहा ग्रास नली, ग्रास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अमाशय आकार देखिए लिए, कौन कौन पाया जाता है देखिए लिए, जठर ग्रंथि क्या होता है देखिए लिए। और ये आंत में देख लीजिए, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होगा, सबसे ज्यादा पाचन होगा ग्रहणी में, और सबसे ज्यादा अवशोषण होगा जेजुनम में, ठीक है। सीकम में, सीकम वाले भाग से एक संरचना निकलता है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अवशोषी अंग है, ठीक है, अवशोषी अंग है। ये कोलन, रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में खाना अपचित भोजन जमा रहता है, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो ये अलग बात है। तो ये देख लिए हम लोग कुछ नोट्स के माध्यम से और कुछ बात से। एक काम करना, इस लेक्चर को अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके जो भी बात हम बोले उसको अपने पेपर और पेन से नोट करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो फिर आप क्या करोगे? लाइक करोगे, कमेंट करोगे। अगर कोई पार्ट आपको छूट गया हो, आप चाहते हो कि प्रॉपर नोट्स के साथ हम आए, फिर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो।